का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है, उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता कार्यक्रम में। अरहर की फसल लगाएं, अच्छा लाभ कमाएं। नींबू के ये नए बाग लगाए, अच्छी आय कमाए। खरीफ मौसम में उगाई जाने वाली दलहनी फसलों में अरहर का प्रमुख स्थान है और यदि किसान भाई इसकी उन्नतशील प्रजातियों का चयन कर वैज्ञानिक तरीके से खेती करे तो अधिक उपज ले सकते हैं। तो अरहर की अधिक पैदावार देने वाली उन्नत किस्में कौन सी हैं और इसकी वैज्ञानिक तरीके से बुआई किस तरह से करें, इस बारे में जानकारी के लिए मिलते हैं कृषि विज्ञान केंद्र मुरैना की विषय विशेषज्ञ रीना शर्मा से। किसान भाइयों, आज हम आपके सामने अरहर फसल की चर्चा करेंगे, जो कि खरीफ ऋतु की एक महत्वपूर्ण दलहनी फसल है और हमारे यहाँ बच्चे बड़े बूढ़े दाल चावल के रूप में बहुत अच्छे पसंद करते हैं। तो भारत में इसका काफ़ी योगदान है, दलहनी फसल के रूप में इसका काफ़ी योगदान है। तो आज हम इसी पे चर्चा करेंगे कि इसका हम अच्छे से बोनी प्रबंधन अच्छे से करके हम कितना इसका लाभ इससे हम प्राप्त कर सकते हैं। अब जैसे किसी भी फसल का उत्पादन लेने के लिए किसान भाई महत्वपूर्ण बात आती है किस्मों का चयन। तो हमारे यहाँ पर अरहर की बहुत सारी मध्यम और जल्दी और देर से पकने वाली कई वैरायटियां हैं जो किसान अपने उपलब्धता के हिसाब से इसका उपयोग कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपको बताती हूँ कुछ वैरायटियों के बारे में जो बहुत अच्छी वैरायटी हैं जिनका उत्पादन बहुत अच्छा है, जैसे कि उपास 120, ICPL 87, ICPL 88, 63, आशा, JKM 189 और राजेश्वरी और विजया और ग्वालियर 2 एक ऋचा वैरायटी। किसान भाइयों, अरहर की फसल से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए भूमि का चयन करना जरूरी होता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आप अरहर की खेती के लिए समुचित जल निकासी वाली मध्य से भारी काली भूमि जिसका pH मान 7.0 से 8.5 का हो उत्तम मानी जाती है। इसके बाद खेत की तैयारी के लिए मिट्टी पलटने वाले हल से एक जुताई की जाती है। उसके बाद 2 से 3 जुताइयां देशी हल या कल्टीवेटर से करके प्रत्येक जुताई के बाद खेत में पाटा चलाना आवश्यक है, जिससे ढेले टूट जाते हैं और भूमि में नमी का संरक्षण भी होता है। इसके बाद किसान भाई आप अरहर में जो सड़ी हुई गोबर की खाद है वो भी आप 10 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से डाल सकते हैं, जिससे आपकी मिट्टी की जैविक और भौतिक अवस्था दोनों अच्छी होंगी और आपकी सॉइल का टेक्सचर और स्ट्रक्चर दोनों सही होगा। यदि हम इसमें फर्टिलाइजर डोज की बात करें अरहर में, तो हमारा 20 और 60-20 के हिसाब से हम इसमें NPK का प्रयोग करते हैं, जो कि हमारी अनुशासित मात्रा है और रिकमेंडेशन डोज है अरहर के लिए। तो हमें उसका उपयोग इसमें करना चाहिए। उर्वरक आप जो अंतिम जुताई करते हैं तो उस समय हम ये उर्वरक इसमें पूरे आधार उर्वरक के रूप में आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। किसान भाइयों, अभी आपने अरहर की फसल से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए खेत की तैयारी और खाद उर्वरकों के प्रयोग विधि के बारे में जानकारी हासिल की। अब आइए जानते हैं अरहर बुआई की वैज्ञानिक तकनीक के बारे में। जल्दी पकने वाली जातियों का 20 से 25 किलोग्राम एवं मध्य पकने वाली जातियों का
15 से 20 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर बोना चाहिए। बीज की मात्रा की बात हो गई, फिर इसके बाद आती है बीज का उपचार। FIR एक शब्द है, इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फंजीसाइड का प्रयोग करते हैं। तो फंजीसाइड में हम इसमें वीटावैक्स जो होता है उस 2 जो ग्राम मात्रा है उसको प्रति किलो बीज के हिसाब से आप इसका उपचार करिए। दूसरी बात आती है आपकी इंसेक्टिसाइड की। थायोमिथाएग्जाम की 2 ग्राम मात्रा प्रति केजी के हिसाब से आप यदि इसमें उपचारित करते हैं सीड को, तो आपका जो इंसेक्ट का जो रोग है वो आपके कम आते हैं, है ना। उपचारित बीज को राइजोबियम कल्चर 10 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से उपचारित कर लगावें। किसान भाइयों, अरहर की बोनी वर्षा प्रारंभ होने के साथ ही कर देनी चाहिए। इसके अलावा जून के अंतिम सप्ताह से लेकर जुलाई के प्रथम सप्ताह तक बोनी करना अच्छा होता है। अरहर की बुआई हमेशा कतारों में करनी चाहिए, जिसमें शीघ्र पकने वाली जातियों के लिए कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर और मध्यम देर से पकने वाली जातियों के लिए 70 से 90 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ कम अवधि की प्रजातियों के लिए पौधे से पौधे का अंतराल 15 से 20 सेंटीमीटर और मध्यम देर से पकने वाली जातियों के लिए 25 से 30 सेंटीमीटर दूरी रखते हुए अरहर के बीजों की बुआई करें। अब किसान भाई आती है इसकी पानी की व्यवस्था। तो चूंकि खरीफ की फसल है, सिंचाई का विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है नहीं, लेकिन यदि फिर भी बारिश नहीं होती है, बीच में ड्राई स्पेल आ जाता है, तो आप इसके लिए हल्की सिंचाई कर सकते हैं। खेत की दशा देखकर आप सिंचाई कर सकते हैं। यदि पानी बहुत ज़्यादा बरस जाता है तो इसमें जल निकास की बहुत आवश्यकता होती है और इसको आप सही समय पर जल निकास करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। यदि जल निकास नहीं किया तो इसमें जड़ गलन जैसी गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। अब किसान भाइयों, इसमें देखा होगा आपने खरपतवार जो हैं वो हमारी मुख्य फसल को कम से कम 40% यदि आपने खरपतवार का नियंत्रण नहीं किया तो 40% आपकी जो मुख्य फसल का उत्पादन है वो कम हो जाएगा। तो आप 30 से 35 दिन बाद इसकी हाथ से गुड़ाई कर सकते हैं, निदाई गुड़ाई कर सकते हैं। लेबर यदि आपके पास उपलब्ध है, और निदाई गुड़ाई बहुत अति आवश्यक होती है। पहली निदाई गुड़ाई तो करना ही चाहिए, जिससे क्या है कि जो अपनी जड़ों पर थोड़ी हल्की मिट्टी भी चढ़ जाती है और जड़ें थोड़ी सी खुल जाती हैं, बंद हो जाती हैं। मेरे द्वारा बताए गए जो बिंदु हैं, यदि आप उन पर ध्यान रखते हैं तो निश्चित ही तौर पर आपको बहुत लाभ मिलेगा, आपका उत्पादन बहुत अच्छा होगा और काफ़ी आपको आर्थिक लाभ होगा। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। धान खरीदी पर पीएम मोदी के आरोप पर सीएम बघेल का पलटवार। कहा, कौशल्या नगरी में झूठ परोस गए प्रधानमंत्री। छत्तीसगढ़ के किसानों को कोई नहीं कर सकता गुमराह। फिर छत्तीसगढ़ आ सकते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। 14 जुलाई को हो सकता है दौरा। बीजेपी नेताओं को दिए टास्क की करेंगे समीक्षा। छत्तीसगढ़ में ओम माथुर बने बीजेपी के चुनाव प्रभारी। मनसुख मंडाविया को सह प्रभारी की जिम्मेदारी। रायपुर में पीएम मोदी के दौरे के बाद बीजेपी की बड़ी बैठक। दुर्ग में ऑनलाइन ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। अपने राज्य में अब किसान परंपरागत फसलों से आगे बढ़कर बागवानी पर ज्यादा जोर दे रहे हैं, क्योंकि फलों के बागों से किसानों को अच्छी आमदनी प्राप्त हो रही है। अगर आप भी बागवानी के तहत नींबू का नया बाग लगाना चाहते हैं तो किन किन बातों पर खास ध्यान दें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं उद्यान वैज्ञानिक डॉक्टर अरुण कुमार तिवारी। किसान भाइयों जोहार।
हम जैसे ही नींबू का नाम लेते हैं, खट्टा पूरा रसपूर्ण एक फल का पूरा ध्यान आता है और बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे हाँ विटामिन सी से भरपूर है, उसमें चमड़े की कोई बीमारी नहीं होगी अगर उसका विधिवत सेवन किया जाए तो मन ताज़ा रहेगा वगैरह वगैरह। तो हम बात करने वाले हैं नींबू प्रजाति नींबू के बारे में, नींबू की खेती कैसे की जाए और कौन कौन सी किस्म लगाई जाए। फलदार पौधों के वृक्ष काफी लंबे समय बाद फल देते हैं, ऐसे में अच्छी किस्मों के पौध ही लगाना चाहिए। पौधों की खरीदी करते समय ध्यान रखें कि पौधा स्वस्थ हो। पौधों को हमेशा विश्वसनीय संस्थान या नर्सरी से ही खरीदें। कि बागवानी कम उपजाऊ और लवणीय परिस्थितियों में भी बहुत कम देखभाल द्वारा आसानी से की जा सकती है, लेकिन इसकी खेती के लिए सबसे अच्छी दोमट मिट्टी होती है जिसका पीएच मान 5 से 7 के मध्य होता है। खेती के लिए पौधारोपण का मुख्य समय जुलाई से अगस्त तक है, पर जिन स्थानों में सिंचाई की सुविधा हो वहाँ पर पौधे फरवरी से मार्च में भी लगाए जा सकते हैं। गड्ढे तैयार करने से शुरू करना पड़ेगा और उसकी रुपाई कैसे की जाए, उसकी देख रेख कैसे की जाए, यहाँ तक ये समय अंतराल जो है ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो मई से जून के महीने में हम गड्ढा की खुदाई करते हैं लगाने से 1 महीना पहले। तो लगाने से 1 महीना पहले अब बात आती है कि गड्ढा ठीक है, हमको नींबू लगाना है, गड्ढा खोदना है, कैसे करें। अब है कि लगाएंगे तो क्या लगाएंगे, पौधे की तरफ चलें तो क्या लगाएंगे। तो मुख्य रूप से हम किस्म का चुनाव करते हैं उसके लिए। तो किस्म में मुख्य रूप से नेपाली नींबू या कागजी कला नींबू या पूर्वी ले सकते हैं, पूर्वी नींबू ले सकते हैं। तो पूर्वी, कागजी कला या नेपाली नींबू का किस्म हम का पौधा एक तरफ तैयार रखते हैं। गड्ढे का आकार, अब हमको 5 मीटर पे गड्ढा खोदना है, तो एक गड्ढा का आकार क्या होगा, वो 2 फीट लंबा होगा, 2 फीट चौड़ा होगा और 2 फीट गहरा होगा। 2 फीट लंबा, 2 फीट चौड़ा और 2 फीट गहरा गड्ढा हम लगाने के 1 महीना पहले, मतलब मई में अगर खोद लें तो बहुत अच्छा है। इससे फ़ायदा क्या होता है कि ज़मीन में जो जीवाणु, रोग फैलाने वाले जीवाणु, विषाणु या उसको हानि पहुंचाने वाले जो भी पदार्थ हैं वो बिल्कुल मर जाते हैं या ज़मीन के नीचे चले जाते हैं। अब हम क्या करते हैं कि आप जो 2 फीट गहरा जो गड्ढा था, तो नीचे वाली मिट्टी ऊपर थी और ऊपर वाली मिट्टी, सतह वाली मिट्टी नीचे थी। तो कुछ मिट्टी को, नीचे वाली जो मिट्टी होती है करीब मान लीजिए कि 6 इंच से नीचे जो मिट्टी है वो ज़्यादा उपजाऊ नहीं होती है। तो हम उपजाऊ मिट्टी को संरक्षित करेंगे, उपजाऊ मिट्टी को हम पौधे के अंदर देने की ज़्यादा कोशिश करेंगे। तो नीचे वाली जो मिट्टी थी, गहरी वाली जो मिट्टी थी वो ऊपर थी, तो ऊपर की कुछ मिट्टी हटा लेंगे, इसलिए कि उसमें खाद, गोबर का खाद वगैरह भी जोड़ना है, मिलाना है, तो वो मिट्टी ज़्यादा हो जाएगी। तो कुछ मिट्टी हम अलग कर लेंगे, ऊपर वाला जो ढेर बना है वो ऊपर वाली मिट्टी को अलग कर लेंगे। अगर आप बरसात में लगा रहे हैं, जैसे जुलाई में आप पौधरोपण कर रहे हैं, तो उस समय बारिश होती रहती है। तो बारिश होती रहती है तो पानी का जमाव भी अचानक नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए थाला को ऊंचा कर देते हैं, पौधे के आसपास के मिट्टी को ऊंचा कर देते हैं, ढालूनुमा बना देते हैं और बाहर की ओर पानी ढल जाता है ताकि पानी का जमाव न हो। और किसान भाइयों, हम जैसा कि बार बार दोहराते हैं कि अपने खेत की मिट्टी की जाँच करा लें। अगर जाँच नहीं कराए हैं तो बिल्कुल करा लें। 1 महीना का समय होता है आपके पास। जब गड्ढा भरिएगा तो उस समय आपको पता चलेगा कि क्या खाद दें, कितना दें, ज़्यादा क्यों दें, कम भी क्यों दें, तो कितना दें, ये हमको अनुशंसित मात्रा एक तरह से हमको मिल जाती है मिट्टी जांच कराने से। बाय द वे, अगर नहीं कराए हैं, गड्ढा खोदा हुआ है, आपको तुरंत अब रोपना है, तब उस स्थिति में हम कहते हैं कि 7 से 8 किलो गोबर की सड़ी हुई खाद, करीब 1 किलो DAP, 300 ग्राम, 250 से 300 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश, ये मिला करके वो मिट्टी में जो ऊपर सतह वाली मिट्टी थी, मतलब वो जो ढेर है, वो ढेर के नीचे वाली मिट्टी के साथ मिलाते हैं। और जैसा कि मैं किस्म का नाम लिया, वो किस्म का पौधा लेकर के आधा गड्ढा तो ऐसे भर देते हैं, इसलिए कि पौधा का लंबाई ही आपका 2 फीट नहीं होगा, तो आधा गड्ढा भर देते हैं और उसके बाद फिर उसी हिसाब से पौधा लगाते हैं, पौधे की रुपाई कर देते हैं। गड्ढे की भराई के 15 दिन बाद पौधों की रोपाई करना चाहिए। पौध को रोपते समय चिन्हित किए गए गड्ढों के मध्य में पौधों की पिंडी के हिसाब से छोटा गड्ढा खोदें। इसके बाद पॉलीथीन को निकालकर मिट्टी समेत पौधे को बनाए गए गड्ढे में रोपें। इसके बाद पौधे के चारों तरफ मिट्टी को अच्छी तरह दबा दें, फिर हजारे की सहायता से हल्की सिंचाई करें। तो गड्ढा से गड्ढा की दूरी लगभग 5 मीटर होती है।
और लाइन से लाइन की दूरी भी 5 मीटर होती है। मतलब पौधा से पौधा की दूरी और कतार से कतार की दूरी 5 मीटर होगी। आगे और भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। चैनल्स पर पुलिस का शिकंजा, 8 आरोपी गिरफ्तार, भारी मात्रा में केस और मोबाइल भी बरामद। कवर्धा में जोगी कांग्रेस का खेत चलो अभियान, किसानों को जोगी कांग्रेस परिवार से जोड़ने का काम शुरू। सुकमा में 1 लाख का इनामी नक्सली गिरफ्तार, सीआरपीएफ जिला पुलिस ने किया गिरफ्तार, नक्सली के पास से कार्डेक्स वायर और डेटोनेटर बरामद। रायगढ़ में ग्रामीण ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। किसान भाइयों, कुछ दिनों पहले 2-3 रुपए किलो यानी बिकने वाला टमाटर वर्तमान में इसकी कीमतें आसमान छू रही है। इतना अधिक महंगा होने के कारण आम लोग टमाटर को खरीद नहीं पा रहे हैं। वही किसानों को इसका अच्छा मंडी भाव मिल रहा है, लेकिन किसानों को चाहिए कि वे टमाटर की फसल से अधिक उत्पादन लें ताकि आपको और अधिक लाभ हो सके। तो आप किस प्रकार से कमाए टमाटर से अधिक आय, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। टमाटर एक महत्वपूर्ण सब्जी फसल है। इसका उपयोग सब्जियों के अलावा सलाद के रूप में भी किया जाता है। इसके अलावा इसका सेवन सॉस, चटनी, केचप, सूप और टोमेटो पाउडर के रूप में किया जाता है। टमाटर की खेती प्रदेश में बड़े पैमाने पर की जाती है, लेकिन राज्य में कुछ दिनों पहले किसान 2 से 3 रुपए प्रति किलो के भाव से टमाटर बेचने को मजबूर थे। लेकिन अब देखने में आ रहा है कि टमाटर की कीमतें आसमान छू रही है और किसानों को टमाटर की फसल से अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है। इसलिए अब किसानों को मुनाफे में और इजाफा करने की जरूरत है, जिसके लिए उन्हें खड़ी फसल में कुछ खास प्रबंधनों को अपनाना होगा। टमाटर की खड़ी फसल में मौसम को देखते हुए सिंचाई करनी चाहिए। इसके अलावा टमाटर की फसल में सिंचाई के साथ घुलनशील उर्वरकों को भी देवें, जिससे टमाटर की फसल से अधिक पैदावार मिलेगी। टमाटर की फसल को कीटों से करीब 40 से 50% तक नुकसान होता है, इसलिए फसल में समय पर कीटों की पहचान करके उनकी रोकथाम करना जरूरी है। टमाटर की फसल में सफेद मक्खी कीट का प्रकोप अधिक देखने को मिलता है। यह कीट पत्तियों का रस चूसकर पौधों को कमजोर करते हैं, जिस कारण पत्तियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। तो इस तरह की हानि से बचने के लिए किसान भाई रोगग्रस्त भाग को तोड़कर नष्ट कर दें और इस कीट के रासायनिक नियंत्रण के लिए डाइमेथोएट 30 EC दवा 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोलकर फसल पर छिड़काव कर दें, जिससे आप इस कीट पर नियंत्रण पा लेंगे। किसान भाइयों, टमाटर की फसल में फल बेधक कीट द्वारा अधिक नुकसान पहुंचाया जाता है। इस कीट की सुड़ियां सबसे पहले टमाटर के पौधों की कोमल पत्तियों, तनों और फूलों को खाती है। बाद में यही सुड़ियां कच्चे और पके फलों में छेद करके उनके अंदर का गुदा खा जाती है। ऐसे टमाटर खाने लायक नहीं रहते हैं और न ही फलों की मंडी में कोई भाव मिल पाता है। इसलिए इस कीट की रोकथाम के लिए आप कीट ग्रसित फलों को तोड़कर नष्ट कर दें। इसके अलावा खेत में 20 फेरोमोन ट्रैप प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। रात्रि के समय खेतों में प्रकाश प्रपंच लगाने चाहिए और कीट का हमला दिखाई पड़ते ही अंड परजीवी ट्राइकोग्रामा के 1 लाख अंडे प्रति हेक्टेयर प्रति सप्ताह की दर से 5 से 6 बार छोड़ने चाहिए। इल्लियों की पहली अवस्था दिखाई देते ही 250 LENPB को घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। इसके अलावा 1 किलोग्राम BT का प्रति हेक्टेयर की दर से इस्तेमाल करें।
किसान भाइयों, कीट का प्रकोप आर्थिक क्षति स्तर से अधिक होने पर रासायनिक नियंत्रण के लिए किनोल-फॉस 25 सीसी या क्लोरोपाइरीफॉस 20 सीसी दवा की 2 मिलीलीटर मात्रा के प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोलकर छिड़काव करने पर इस कीट का नियंत्रण किया जा सकता है। किसान भाइयों, टमाटर की फसल को कुछ रोगों द्वारा भी नुकसान पहुंचाया जाता है। इन रोगों में यदि बात करें अगेती और पछेती झुलसा रोग की, तो ये रोग टमाटर की फसल के लिए अत्यंत घातक होते हैं। शुरुआती लक्षण के रूप में पत्तों पर गहरे भूरे रंग के अनियमित आकार के धब्बे बनते हैं, जो बाद में आपस में मिलकर बड़े धब्बे गहरे काले रंग के बन जाते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में संपूर्ण पत्तियां झुलसकर गहरे काले रंग की दिखाई देती है, जिसकी वजह से टमाटर के उत्पादन में भारी कमी आ जाती है। इसलिए आप अगेती और पछेती झुलसा रोग के नियंत्रण के लिए सबसे पहले उचित फसल चक्र अपनाएं। खड़ी फसल में इन रोगों का प्रकोप दिखाई देने पर रोगग्रस्त पौधों को उखाड़कर नष्ट कर दें। फसल में उर्वरकों की संतुलित मात्रा का ही प्रयोग करें। इसके अलावा अगेती और पछेती झुलसा रोग के रासायनिक नियंत्रण के लिए मैंगोजेब दवा की 25 ग्राम मात्रा को 10 लीटर पानी में घोलकर 2 से 3 छिड़काव करने पर इन रोगों पर नियंत्रण आसानी से की जा सकती है। किसान भाइयों, फसल की उचित देखभाल के साथ साथ आपको टमाटर के फलों की उचित परिपक्व अवस्था पर तुड़ाई करनी चाहिए। फलों की तुड़ाई के बाद इन्हें एक जगह इकट्ठा करके इनकी ग्रेडिंग करें। ग्रेडिंग करते समय सड़े गले और काणे फलों को निकाल दें, जिससे टमाटर के फलों की क्वालिटी अच्छी बनी रहे और फिर टमाटर के फलों को कैरेट या थैलियों से भरकर मंडी में ले जाएं, जिससे आपको टमाटर का और अच्छा बाजार भाव मिलेगा और आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी। और आइए अब जानते हैं अन्नदाता निशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम सिंगरौली, जिला मुरैना के कृषक गोपाल धाकड़ ने। ये पशुओं में गलघोंटू रोग की समस्या के समाधान के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो गोपाल धाकड़ जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। पशुपालक भाइयों नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे वर्षा ऋतु में होने वाली पशुओं में गंभीर बीमारी गलघोंटू रोग की। ये गलघोंटू रोग बैक्टीरिया जनित रोग है जो कि पासोला मल्टोसिडा कीटाणु से होता है। ये कीटाणु वर्षा ऋतु में ज़्यादा जो फसल होती है तालाब के आसपास, उनके खाने से पशुओं में, गाय और भैंसों में ज़्यादा रोग फैलता है। किसान भाइयों, गलघोंटू गाय और भैंसों में होने वाला एक बहुत ही घातक और छूत का रोग है, जो कि अधिकतर बरसात के मौसम में होता है। यह गायों की अपेक्षा भैंसों में अधिक पाया जाता है। यह रोग बहुत तेजी से फैलकर बड़ी संख्या में पशुओं को अपनी चपेट में लेकर उनकी मौत का कारण बन जाता है, जिससे पशुपालकों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। इस रोग का मुख्य लक्षण पशुओं के गले में सूजन आ जाती है, बुखार हो जाता है, बहुत ज़्यादा लाल आंख हो जाती है, पशु लड़खड़ाने लग जाता है, अंतिम अवस्था में गड़गड़ करने लग जाता है। इसलिए इसको गलड़ा रोग भी कहते हैं। ये प्राय भैंसों में ज़्यादा गंभीर होता है और इस रोग में मृत्यु दर भी ज़्यादा है तो संक्रमण दर भी ज़्यादा है। ये रोग वर्षा ऋतु के दौरान बहुत तीव्र गति से फैलता है, तो इसके बचाव का उपाय सभी पशुपालन विभाग द्वारा मई जून में इसका टीकाकरण किया जाता है। टीकाकरण ऑयल एडजुवेंट वैक्सीन है, उसकी 5 ml की डोज त्वचा के अंदर लगती है। ये बचाव इसका मुख्य उपाय है। तो गलघोंटू रोग का सबसे बढ़िया है वर्षा ऋतु से पहले इसका टीकाकरण करके अपन अपने पशुओं को बचा सकते हैं। पशुपालक भाइयों, इस बीमारी से अन्य पशुओं को बचाने के लिए सावधानी रखना जरूरी होता है। इसके लिए आप प्रभावित पशु को अन्य स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। इसके अलावा पशुशाला की नियमित साफ सफाई और समय समय पर रोगाणुनाशक दवाओं जैसे फिनाइल या दूसरी दवा के घोल से उसकी धुलाई करें। इसके अतिरिक्त पशुओं की देखरेख करने वाले व्यक्ति को भी हाथ पैर अच्छी तरह साफ करने के बाद ही
दूसरे पशुओं के संपर्क में जाना चाहिए। मवेशी को साफ बर्तन में पानी भरकर पीने को दे। मवेशियों के शरीर की सफाई का पूरा ध्यान दे। साथ ही पशुओं के आहार में दाना मिश्रण के साथ विटामिन और खनिज लवण का समावेश करें। फिर भी यदि किसी स्थिति में यदि ये रोग हो जाता है तो उस रोग के उपाय यही है कि निकटतम पशु चिकित्सालय से संपर्क करें और उसका इलाज कराएं। इसका इलाज में सबसे बढ़िया, यदि कोई प्राथमिक रूप से घर पर भी इलाज करना चाहे तो इसमें सल्फाडिमिडीन का इंजेक्शन लगता है और एनाल्जेसिक लगता है, एंटीपायरेटिक लगता है और बी कॉम्प्लेक्स लगता है। ये दवा दिन में 2 बार 3 दिन तक लगनी होती है, तब जाके पशु रिकवर होता है। तो किसान भाइयों, इसका सबसे बढ़िया उपाय है इस पशु के टीकाकरण वर्षा ऋतु से पहले करवाएं। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501-512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800